नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। गुजरात में सीएम योगी की कई रैलियां हैं और सीएम 3 जिलों में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर जिले में उनकी रैली होनी है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को होगा। नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। उससे पहले बीजेपी की स्टार प्रचारकों के लिस्ट में शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां हैं, जहां पर आज वो गरजेंगे। तो गुजरात में योगी मॉडल की चर्चा होगी। मंच से क्या क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सुनने के लिए तमाम लोग इकट्ठा रहेंगे। 3 जिलों में जनसभाएं होनी है, उन सबकी तैयारी पूरी है। और गुजरात में 3 जिलों की अगर बात करें, छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर जिले में जनसभा होनी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक की भूमिका में मौजूद रहेंगे। बात लखीमपुर के प्रभात गुप्ता हत्याकांड की, जिसमें मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को लेकर चल रहे मामले में आज फैसला आ सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में बीते गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र के 8 जुलाई 2000 में 22 साल के प्रभात गुप्ता की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता संतोष गुप्ता ने मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी उर्फ शशि भूषण और इसके अलावा शशि भूषण, राकेश डालू, सुभाष मामा जैसे लोगों को नामजद किया था। लखीमपुर खीरी की अदालत ने अजय मिश्र टेनी सहित कई आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में 2004 में बरी कर दिया था। वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कार्बन डेटिंग की मांग में दाखिल याचिका पर जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं दिए जाने की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। तो कार्बन डेटिंग होनी है या नहीं होनी है, इस पूरे मामले को लेकर के आज सुनवाई का अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि कार्बन डेटिंग होने और ना होने के पक्ष में भी हिंदू में भी 2 धड़े हैं। हिंदू पक्ष की ओर से भी 2 मान्यता वाले लोग हैं। फिलहाल निचली अदालत के बाद हाईकोर्ट का रुख किया गया है। आज देखना होगा किस तरीके की अपडेट आती है, किस तरीके का रुख और रवैया रहता है। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई कार्बन डेटिंग को लेकर के ये याचिका गई थी निचली अदालत से हाईकोर्ट की ओर, जहां निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। कार्बन डेटिंग नहीं होने के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी, क्योंकि कार्बन डेटिंग के जरिए ही पता चल सकेगा कि कितना पुराना ये शिवलिंग है और उसकी सही और सटीक जानकारी हासिल की जा सकेगी। और उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण हरिद्वार से शुरू होने जा रहा है। 22 नवंबर से शुरू होने जा रही इस यात्रा का नेतृत्व पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे। हरीश रावत के नेतृत्व में शुरू होने जा रही भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड के तमाम ज्वलंत मुद्दों को शामिल किया गया है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में हरिद्वार से इसकी कमान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत संभालने वाले हैं और पूरे उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों को यहां पर रखा जाएगा। 22 नवंबर से आरंभ हो रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरिद्वार चैप्टर द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण हरिद्वार से आरंभ करने जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी। और उसमें जो मुद्दे तय किए हैं और जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में भारत जोड़ो यात्रा के शिरकत करेंगे और जो लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा जी, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। अब बात यूपी में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की।
मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। जसवंत नगर विधानसभा में मैनपुरी उपचुनाव को लेकर आज कल सपा कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ था, जिसमें शिवपाल के बेटे आदित्य यादव, अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव को कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सम्मेलन में शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो आज एक और कार्यक्रम है और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने घर में ताबड़तोड़ प्रचार के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि ये चुनाव नेताजी की याद में लड़ा जा रहा है। और देखिए आज जिस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है उसकी भी रूपरेखा तैयार है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। इसी रणनीति के तहत कई विधानसभाओं में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन है, लेकिन आज की बात कर लें तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। मैनपुरी के भोगांव विधानसभा में अखिलेश कल रैली की उन्होंने और कहा कि मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताएं और ये साबित कर दें कि मैनपुरी नेताजी की थी और नेताजी की ही रहेगी। ये चुनाव नेताजी का चुनाव है, नेताजी की विचारधारा का चुनाव है, नेताजी के सम्मान का चुनाव है। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है और जिस समय नेताजी हमारे बीच नहीं है, वही हम और आप मिलकर के इस चुनाव को ऐतिहासिक जीत दिलाए, जिससे पूरे के पूरे देश में संदेश जाए कि मैनपुरी के लोग अभी भी नेताजी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। और हर बदलते दिन के साथ मैनपुरी में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मैनपुरी में सपा का धुआंधार प्रचार चल रहा है। चुनावी प्रचार को अखिलेश यादव और धार दे रहे हैं। यही वजह है कि हर बदलते दिन के साथ मैनपुरी में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव पूरी तरह से एक्टिव हैं। नेताजी की विरासत को बचाने के लिए और डिंपल यादव को दोबारा सांसद बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जीत का मंत्र दिया जा रहा है। सफाई में ब्लॉक पदाधिकारियों को बुलाया गया, दावा किया कि सपा इस बार जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। श्रीमती डिंपल यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी है, पूर्व मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है, वो इतने बहुमत से जीतेंगी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव इस बार मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी से अटूट रिश्ते के जरिए जीत का रास्ता खोज रहे हैं। अखिलेश यादव ने परिवार को एक मंच पर लाने के बाद भाजपा पर सीधा सीधा हमला बोला है। मैनपुरी ठीक हो गई, किसने के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। भाजपा की रणनीति को साधने के लिए अखिलेश यादव मैनपुरी में वोट बैंक को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 3 समाजवादी पार्टी कब्जा कर चुकी है, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी काबिज है। मैनपुरी संसदीय सीट के तहत आने वाली जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से शिवपाल यादव विधायक है और करहल से अखिलेश यादव विधायक है, जबकि किशनी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के ब्रजेश कटारिया विधायक है। इन्हीं तीनों विधानसभा क्षेत्र पर समाजवादी पार्टी की नजर है। जसवंत नगर टू भोगांव मैनपुरी का वोट युद्ध। एकजुट सैफई परिवार भाजपा के विरुद्ध। भगवा विजय के लिए मोर्चे पर मंत्री। कामयाब होंगे चाचा भतीजा या भाजपा के चौधरी। मैनपुरी में छिड़े महासमर के बीच समाजवादी कैंप से आई तस्वीर ने तमाम समीकरणों को बदल दिया है। सार्वजनिक मंच पर सैफई परिवार में एकजुटता की ये तस्वीर ठीक उस वक्त आई है जब मैनपुरी में महाविजय के लिए भाजपा मंत्रियों को उतारने जा रही है। साफ है कि मैनपुरी उपचुनाव सियासत के महायुद्ध में बदलने जा रहा है, जहां एक ओर है चाचा भतीजा की जोड़ी और साथ है नेताजी की अविजित विरासत, तो दूसरी ओर है केंद्र और राज्य की सत्ता में लगातार दूसरी बार बहुमत के साथ शिखर छूने वाली भगवा ब्रिगेड। जाहिर है मुकाबला बेहद कड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने है। मैनपुरी संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी के
विजय रथ को कायम रखने की, नेताजी के सियासी विरासत को बचाने की। और शायद इसलिए अखिलेश यादव से लेकर रामगोपाल यादव तक सियासत के मंच से नेताजी का नाम ले रहे हैं और दोहरा रहे हैं कि मैनपुरी उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि भाजपा को रोका जा सकता है या फिर नहीं। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से जब आप बुरी तरह से हरा देंगे बीजेपी को, तो लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि ये हार सकती है पार्टी, और केवल मैनपुरी से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के सारे दुनिया के लोग देख रहे हैं मैनपुरी के चुनाव को, कि उन्होंने धोखेधड़ी से हमें आजमगढ़ और रामपुर में हरा दिया, तो उन्हें ये देखना रहे, देखें मैनपुरी में क्या होता है। तो अगर आप लोग अलर्ट रहेंगे तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हो सकता है आप लोगों के खिलाफ इस दौरान कुछ लोग फर्जी मुकदमे काम करें, तो उसमें पकड़ में मत आना। इस बीच सैफई परिवार की एकजुटता से उत्साहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव मत रहे हैं, घर-घर दस्तक दे रहे हैं, पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं। दावा है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत नया रिकॉर्ड बनाएगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं कह दिया कि चचा भतीजे में किसी तरह की कोई फर्क नहीं था, कोई भेद नहीं था। राजनीति में दूरियां थी, राजनीति में थोड़ी दूरियां थी, वो भी सब मिट गई। अब पूरा परिवार राजनीतिक रूप से भी एक है, पारिवारिक रूप से भी एक है, सामाजिक रूप से भी एक है, और गांव की तरफ से भी एक। हम 96 के चुनाव में आ रहे हैं 15-20 दिन, इसके बाद धर्मेंद्र जी चुनाव, सबके चुनाव हम लोग रहते हैं। ये पहला चुनाव है इसमें हर वर्ग, हर समुदाय के लोग, चाहे व्यापारी, चाहे किसान, चाहे नौजवान, चाहे छात्र, अभी कॉलेज के प्रबंधक से मिले तो कहा जो वहाँ तमाम काम नेताजी ने अखिलेश जी ने किए हैं। ये चुनाव जनता लड़ रही है। चाचा भतीजे के एक मंच पर आने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मैदान में उतर गए हैं। सैफई में मीटिंग के बाद प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव ने कहा, परिवार में एकजुटता के परिणाम दूरगामी होंगे। ये उपचुनाव तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका असर 2024 पर भी पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, साथ में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और माननीय प्रोफेसर साहब जी उपस्थित रहे और उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। नेताजी ने हमेशा इस बात को रखा है, हम परिवार में सबको ये सिखाया है कि जनता सर्वोपरि है, तो उसी जनता की बात को सुन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और माननीय शिवपाल सिंह जी ने सर्वोपरि मानते हुए उनकी बात को स्वीकारा है और एकता हुई है। और मुझे लगता है इसका परिणाम आने वाले सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि आने वाले 2024 के भी जो चुनाव होंगे उसमें आप लोगों को दिखाई देगा। मैनपुरी के महासमर में अखिलेश यादव ने खुद प्रचार की कमान अपने हाथों में संभाल रखी है। वो लगातार जनसभा कर पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। अखिलेश यादव जसवंत नगर के बाद भोगांव विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे। यहाँ भी अखिलेश यादव ने नेताजी की शख्सियत और उनकी जिंदगी में मैनपुरी की अहमियत का संदेश दिया। किसी को नहीं पता था कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी और ऐसा चुनाव हमारे सामने आ जाएगा, और ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां हमारे नेता हमारे बीच में नहीं है। और जिस समय नेताजी हमारे बीच नहीं है, वही हम और आप मिलकर के इस चुनाव को ऐतिहासिक जीत दिलाए, जिससे पूरे के पूरे देश में संदेश जाए कि मैनपुरी के लोग अभी भी नेताजी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी परिवार की एकजुटता के साथ नेताजी की शख्सियत के आश्रय चुनावी मैदान में है, तो भाजपा भी ये समझ रही है कि मैनपुरी के किले को फतह करना है तो नेताजी की शख्सियत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसे केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से समझा जा सकता है। उन्होंने लिखा, मैनपुरी की जनता से गुंडागर्दी और अराजकता से मुक्ति के लिए भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को लाखों वोटों के अंतर से विजयी बनाने की अपील करता हूं। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान सभी करें, परंतु वोट कमल को दें। दरअसल भाजपा भी समझती है कि समाजवाद के गढ़ में मुलायम सिंह यादव की शख्सियत देश के किसी भी राजनीतिक चेहरे से कहीं ज्यादा बड़ी है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी को उसी के गढ़ में हराना है तो रणनीति बदलनी होगी। ऐसे में भाजपा मैनपुरी में मंत्रियों की फौज उतारने जा रही है। भाजपा ने 6 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद और योगी सरकार के 7 मंत्रियों को
मैनपुरी उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मोर्चा संभालेंगे। आज पूरा यादव परिवार एक साथ वो उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों लेकर जन जन में है। लॉ एंड ऑर्डर के लोग सराहना कर रहे हैं आदरणीय योगी जी का। भाजपा ही जीतेगी, कमल खिलेगा प्रचंड बहुमत से। शिवपाल यादव ने वहां मन से कहा कि बीजेपी सरकार में घूस भ्रष्टाचार और बढ़ गया। उनका इंटरनल मामला है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ एक एक कार्यकर्ता को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रही है। लॉ एंड ऑर्डर के लोग सराहना कर रहे हैं, बीजेपी ही जीतेगी। जाहिर है मैनपुरी में सपा और भाजपा में पगड़ी फाइट है। अब जनता को तय करना है कि मैनपुरी के लिए कौन रॉन्ग और कौन राइट है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर खतौली में जयंत चौधरी अपने सुपर 21 प्लान के तहत लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। उनके खतौली दौरे का आज दूसरा दिन है। जयंत चौधरी आज 11 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। जयंत गांव-गांव लोगों से मिलने जा रहे हैं। रालोद नेता गन्ना मूल्य, किसान और नौजवान के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहा है। रालोद की अगर बात करें तो यही स्ट्रैटेजी है कि इन तीनों मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे और घेरेबंदी करेंगे। तो खतौली विधानसभा उपचुनाव में रालोद मुखिया जयंत चौधरी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कल खतौली में प्रचार में जुटे रालोद अध्यक्ष मदन भैया के पक्ष में प्रचार करते नुक्कड़ सभाएं करते नजर आए। 11 गांव में जयंत चौधरी ने नुक्कड़ सभाएं की। उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर जहां रविवार को जयंत चौधरी क्षेत्र में जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर अपने प्रत्याशी मदन भैया के लिए प्रचार करते नजर आए, तो वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जगह जगह प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के लिए वोट मांगते हुए भी दिखाई पड़े। उन्होंने मदन भैया के ऊपर विवादित बयान देते हुए कहा कि वो गरिमा में रहे। अपने प्लान के मुताबिक जयंत चौधरी ने खतौली के रण में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। ताबड़तोड़ चुनावी अभियान के दौरान रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी ने भाजपा पर खूब जुबानी हमले बोले हैं। जयंत चौधरी ने खतौली के अलखपुरा से नुक्कड़ सभाओं का आगाज किया। खतौली की जनता राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेजेगी। ये जो काले बादल मंडरा रहे हैं दूर चल जाए। दरअसल भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए जयंत चौधरी ने सुपर 21 वाला प्लान बनाया है, जिसके मुताबिक आज 11 नुक्कड़ सभाएं हैं, जबकि 21 नवंबर को जयंत चौधरी 10 और नुक्कड़ सभाएं करेंगे। धुआंधार प्रचार के जरिए जयंत चौधरी माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जयंत चौधरी का दावा है कि इस बार खतौली में रालोद प्रत्याशी मदन भैया की जीत होगी। खतौली विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की भगवा ब्रिगेड पहले ही उतर चुकी है और अब रालोद ने भी चुनावी प्रचार को धार देना शुरू कर दिया है। तो खतौली उपचुनाव की जंग में सीएम योगी ने राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने खतौली में ही कैंप करने के निर्देश दिए हैं और सीएम योगी को रोजाना समीक्षा करके अपडेट देने के लिए भी कहा गया है। मैं कहूंगा कि अपनी गरिमा में रह के बात करें। वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आज से सांसद हूँ। जो कहना है मेरे बारे में कहें, परिवार पे ना जाएं और कम से कम जो मेरा भाई यहाँ नहीं है इस दुनिया में, इतनी शर्म उन्हें रहनी चाहिए। इस तरह की बातें ना करें। राजनीति है, हम और वो राजनीति कर रहे हैं। मैं उनके बारे में कह सकता हूँ, मेरे बारे में कहता, परिवार पे नहीं जाना चाहिए। लोकतंत्र है, सबकी अपनी इच्छा है। किसी कोई जिसकी इच्छा है वो किसी को वोट दिलवा सकता है, सबका अपना अधिकार है। इसमें मैं टिप्पणी करने वाला कौन होता हूँ? उनकी इच्छा है, जहाँ भी वो कुछ करना चाहते हैं। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले नहीं हुआ है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर सियासत और सरगर्मी दोनों बढ़ने लगी है। सहारनपुर में दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ लफ्जों में कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, विकास तेज गति से हो रहा है, लेकिन अगर शहरों में भी भाजपा को जीत मिलती है तो विकास की स्पीड दोगुनी नहीं बल्कि 3 गुनी हो जाएगी। जाहिर है भाजपा निकाय चुनाव के लिए तैयार है। विधायक उमेश कुमार मामले में उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एसएलपी वापस नहीं लेने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि हाईकमान के कहने पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके बाद त्रिवेंद्र रावत और उमेश कुमार के बीच चल रही सियासी जंग फिर से नए मोड़ पर आ गई है। निकाय की बिसात पर परियोजनाओं की सौगात।
ट्रिपल स्पीड दांव से होगा खेला। मुख्यमंत्री योगी की पश्चिम परिक्रमा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बिसात बिछी है और इन सब के बीच सहारनपुर के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 243 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही मंच से जो संदेश दिया उसके तार खतौली विधानसभा उपचुनाव और आने वाले दिनों में होने वाले निकाय चुनाव से जुड़ते हैं। गुंडागर्दी चरम पर थी। हर दूसरे दिन 3 बड़े-बड़े दंगे होते थे। आज प्रदेश दंगों से मुक्त हो चुका है। यूं तो सहारनपुर में आयोजित कार्यक्रम विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का था, लेकिन सीएम योगी का निशाना पूर्ववर्ती सरकारों पर था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैले अपराध और माफियाओं के मकड़ जाल पर था। लेकिन विकास के इस विकल्प के लिए सुरक्षा आवश्यक है और सुरक्षा के लिए अच्छी सरकार भी आवश्यक है। आपने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चयन किया। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा। परिणाम आपके सामने है। मतलब साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों में अपराधियों, माफियाओं के मकड़जाल और दंगों के इतिहास के आसरे सियासत की उस डोर को साधने की कोशिश की है जो न सिर्फ खतौली उपचुनाव पर असर डालेगी बल्कि आने वाले निकाय चुनाव में भी असर पैदा कर सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ पिछली सरकारों में अपराध और माफिया राज की बात नहीं की, बल्कि हमला सीधा परिवारवाद पर था। मतलब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत माने जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले जिन लोगों ने प्रदेश में शासन किया उनकी राजनीति परिवारवाद तक सीमित थी। भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी थी। परिवारवाद के नाम पर उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, व्यापारी बंधुओं के साथ में, उद्यमियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियों को मुख्य मुद्दा बनाया था। साथ ही प्रदेश के विकास के आसरे जनता के बीच उतरी थी। अब निकाय का बिगुल बजने वाला है तो फिर भाजपा उसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। फर्क बस इतना है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में डबल इंजन सरकार का नारा दिया था। अब नारा ट्रिपल इंजन और विकास की ट्रिपल स्पीड का है। क्योंकि प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार काम कर ही रही है, लेकिन साथ साथ जब नगर निकाय और पंचायती राज में भी उसी विचारधारा के लोग आते हैं, चुन करके आते हैं, तो विकास की स्पीड ट्रिपल गति से आगे बढ़ती है। डबल नहीं, फिर ट्रिपल गति से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और माना जा रहा है कि दिसंबर की शुरुआत में निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है, जिसके लिए भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा की रणनीति 2017 निकाय चुनाव से बड़ी जीत हासिल करने की है। ऐसे में भाजपा रणनीतिक तौर पर माइलेज हासिल करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।